हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। बात करें हम पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी अकाउंट में जब बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा या बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम्स आएंगी तो हमें वो समझना मुश्किल होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे। पहले जो हमारी सेकंड बुक है हम उसे पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद अगर हमारा सारी कंप्लीट होने के बाद फिर हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक कोरिलेशन बना रहे, एक सिंक बना रहे, एक सिंक में आप सारी चीजें सीख जाओ। यही हमारा पर्पज है। सो हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बात करें पार्ट बी की, जो कि हमारी 40 मार्क्स की है, उसकी अगर बात करें तो हम उसके स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। हम बात करें इसके अंदर, अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का चेंज इन इक्विटी या कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स। हम बात करें अकाउंट्स की, तो हम कह रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। बट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो हमारा पर्पज होता है वो ये चेक करना होता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम बात करें कंपनी की पोजीशन की, तो कंपनी का पोजीशन का मीनिंग हुआ कि कंपनी की आज बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ये दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है, वो आज हमें जानना है। बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता लगता है कि कंपनी की आज परफॉर्मेंस क्या है फॉर द पीरियड। याद रखना, जब भी हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट पता लगती है कि एज ऑन डेट आपकी पोजीशन क्या है, एज ऑन डेट आपकी नेटवर्थ क्या है। बट अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। जनरली हम 12 महीने को यहां पर एक साल अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और अकाउंटिंग ईयर की हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इट मीन साल दर साल हम ये चेक करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक, तो अगर हम बात करें एनालिसिस करने की, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट किस प्रकार बनेगी। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या आइटम कंसिडर की जाएंगी, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम कंसिडर की जाएंगी, वो हम समझेंगे एक एक करके। बट इंपॉर्टेंट चीज ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना जरूरत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग सिंपल सा है कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करे, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करे कि आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज आपकी बैलेंस शीट क्या है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपकी इस साल ड्यूरिंग द पीरियड आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो हम साथ में ये चेक करते हैं कि क्या आज हम लिक्विडेट, अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो क्या हमारे पास लिक्विडिटी है या नहीं है। दैट मींस हमारे पास कैश फ्लो हमारे पॉजिटिव्स हैं या फिर नेगेटिव्स हैं, वो चीज हम कंसिडर करते हैं। साथ में ये देखते हैं कि अगर हम ड्यूरिंग द ईयर अगर हम बात करें, तो हमने जो कमाया है उससे हमारी इक्विटी, अगर हम बात करें इक्विटी में कोई चेंज तो नहीं हुआ है। अब इक्विटी में चेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया, आपने रिजर्व में से कोई चीज निकाल के, यानी क्या क्या बोनस शेयर बांट दिए, आपने क्या क्या राइट इशू दे दिया है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि आपकी इक्विटी को चेंज करते हैं। बात करते हैं अगर इक्विटी में चेंज, तो वो हमें समझना है कि किस तरह हमारी कैपिटल चेंज होगी। इसके अलावा साथ में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ नोट्स अकाउंट्स बनेंगे। नोट्स अकाउंट्स क्या होता है, बेसिकली नोट्स अकाउंट्स एक किस्म से ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किस चीज का, बैलेंस शीट का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें पीपीई की, कि हमारे पास फिक्स सेट्स कितनी पड़ी हुई हैं, तो पीपीई के अंदर बहुत सारी एसेट्स हैं, उसे हमें कंसिडर करना होगा। बात करें अगर हम करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स के अंदर हमारी बहुत सारी एसेट्स होंगी, उन एसेट्स की भी और अंदर डिटेल होगी। जैसे अगर बात करें कैश और बैंक अकाउंट की, तो कैश और बैंक अकाउंट के भी हमारे साथ हो सकता है 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट हो, स्वीप अकाउंट अलग से हो, तो हमें उसकी डिटेल देनी है। अगर हम बात करें उसके अंदर किसकी, करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में और भी सारी एसेट्स होते हैं, जैसे डेटर्स है, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड पेबल में भी हमारी कई तरह की
लायबिलिटी के अंदर बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं, तो उस आइटम्स को डिटरमाइन करने के लिए कि वो एक्चुअली बैलेंस शीट में नेट फिगर जाएगी, बैलेंस शीट में एक अमाउंट जाएगा कि ये हमारी पीपी है, ये हमारे लोन से एडवांसेज है, ये हमारा करंट असेट्स है, ये नॉन करंट असेट्स है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, या फिर हमारा ये करंट लायबिलिटी, उसके अंदर एक नेट फिगर जाएगी। बस उसकी डिटेल कहां पर होगी, वो आपको मिलेगी नोट्स अकाउंट्स में। तो नोट्स अकाउंट्स आपका क्या एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, नोट्स अकाउंट्स आपका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक कंपनी के अंदर एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कंपनी की। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मीनिंग हुआ कि जो हमने लॉ पढ़ा है, अगर हम बात करें कंपनी एक्ट की, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनना चाहिए। बट एक चीज बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी साथ में ये डिटरमाइन करती है कि कुछ चीजें इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं जो कि वहां पर लागू की जा सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, इसलिए हम क्या करते हैं, उस अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिडर करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। बात करें अगर हम वो अकाउंटिंग पॉलिसी की, तो इसके अलावा हमारा और क्या होता है, इसके अंदर हमारे नोट्स अकाउंट्स होते हैं, साथ में कंटीजेंट लायबिलिटी को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बट हमारे 12th के कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो 12th के कोर्स में हमारे को बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हमारे को स्किप कर देनी है। हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस करेंगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, बस आपको उतना ही समझना है। ठीक, तो अगर हम बात करें बैलेंस शीट की क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा, कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, उसके अंदर भी स्पेसिफिक है, आपको पूरी डिटेल में नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन सी आइटम उसके अंदर आती हैं, किस तरह से हमारी बैलेंस शीट बनती है, किस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। बट स्टिल आप बात 12th की नहीं है और बात किसी पर्टिकुलर क्लास की नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आना चाहिए कि हम एक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा डिटेल में समझाएं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बात करते हैं डेफिनेशन की, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहता है कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी हम एंट्रीज डाल रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो एंड में रिजल्ट आएगा, जिसे हम कह रहे हैं बैलेंस शीट, उसी को हम क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट शोज क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे हमने कहा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, बैलेंस शीट। हम किसे क्या नाम दे रहे हैं, बैलेंस शीट। तो हमने कहा जो बैलेंस शीट है वो आपकी प्रेजेंट करेगी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन हो रही है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का क्या मीनिंग हुआ, वे रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, वो सारी की सारी चीजें बना के हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ है, ये चेक करने के लिए। एंड एन एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ अर्निंग, कि जो आपने जो भी अर्निंग कमाई है उसका यूज क्या कर रहे हैं, दैट मींस आप उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, आप लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं, आप जो भी सारे खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पज है ये निकालना कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, ये निकालना कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को बनाने के लिए यहां पर हम बात करें किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे कि बैलेंस शीट हमारी कवर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बैलेंस शीट क्या मतलब हुआ, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी, जो आज हमारी आज की पोजीशन दिखाएगी कि आज किस पोजीशन में आप हैं, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी आज आपकी नेटवर्थ क्या है। तो कहता है इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बना के हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। एज पर पार्ट 1 of schedule 3 of companies act, balance sheet is prepared in the format of assets, liabilities and equity को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स या ओनर्स फंड ऑफ द कंपनी इन अ गिवन डेट। एक गिवन डेट पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने 31 मार्च को बना लिया, हमने 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनाई और उसमें क्या लिखा, सबसे पहले
हमने लिखा हमारी असेट्स क्या है, देन हमने लिखा हमारी इक्विटीज क्या है, और उसके बाद हमने लिखा हमारी लायबिलिटीज क्या। हम इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट के साथ पढ़ेंगे, बट हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज कवर होगी, सबसे पहले होगी बैलेंस शीट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर कवर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मीनिंग हुआ, जो आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा, इसे हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ठीक, बात करें एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इज द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सपेंस लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे, इनकम और गेन्स क्रेडिट साइड में आएंगी, जो कि हम ऑलरेडी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सारे डेबिट, और जो डेबिट में क्या आएंगे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आएंगे सारी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। पर याद रखना आपको कि हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बात करें उसके अलावा नोट्स अकाउंट्स आएंगे। नोट्स अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, उसका डिटेल्ड जो होगी, वो डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल जो दे रखी है, वो हम उसको बात कर रहे हैं कि इसके नोट्स टू अकाउंट्स की। तो कह रहा है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर सपोर्टेड बाय द नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कि जो पीएनएल या बैलेंस शीट में जो भी आइटम दी हुई है उनकी डिटेल क्या है, उसका एक्चुअली ब्यौरा क्या है, क्या क्या चीज उसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंपनी की आज कैश की पोजीशन क्या है। ठीक, इसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे उससे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाती है कि आज आपकी पोजीशन क्या है, आज आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है। कैश का मतलब कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। कहता है इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो हो गया हार्ड कैश, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब जनरली इसके अंदर बैंक्स हो गया, डीडी हो गया, ये सारी चीजें आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि हमारी कैश की पोजीशन क्या है, और कैश की पोजीशन का मतलब ये हुआ कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसकी नेट पोजीशन देख रहे हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर। इसी को हम बोल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम बनाएंगे किसके हिसाब से, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसके अलावा हमने क्या सीखा, चेंज इन इक्विटी करेंगे हम। चेंज इन इक्विटी कहो, चेंज इन ओनर्स फंड कहो, चेंज इन कैपिटल कहो, बात एक ही है। मतलब कि जो ओनर ने पैसा लगाया, जो भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, जैसे पार्टनरशिप पे पार्टनर्स होते हैं, ऐसे ही एक इंडिविजुअल बिजनेस और सोलो प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है। इसी तरह हम अगर बात करें किसकी, कंपनी के अंदर, तो इसके अंदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर हम इक्विटी का नाम देते हैं कैपिटल को, या हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होता है, सबको शेयर हिस्सा मिलता है, इसलिए उन सबको क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका ये देखा जाता है कि क्या उनकी इक्विटी में, क्या उनकी कैपिटल में कुछ बढ़ा है या घटा है। प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा। इसी का कहना चाह रहा है वो कि इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू चेक चेंज इन इक्विटी या कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कि जो बिजनेस में कैपिटल लगी है, बिजनेस में जो इक्विटी लगा हुआ है, शेयर होल्डर का जो फंड है, उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बढ़ा है या घटा है। ये 5 चीजें तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी, जो आपकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो भी आपको इसके अंदर प्रेजेंट करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी एक अटैच डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके अंदर दिखाया जाता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का या इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, किस प्रकार कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। आपका अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है तो क्या है, आपने उसके अंदर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में कितना आप मटेरियल आइटम मानते हैं। तो इट इज, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां लिखी होंगी, ये लिखी होंगी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो वो भी आपका एक हिस्सा होगा इसका। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट बनी है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपकी कंपनी का क्या होगा, ऑडिट होगा। ऑडिट का होने के बाद क्या होगा, इसको प्रेजेंट किया जाएगा। कहां प्रेजेंट किया जाएगा, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या होंगी, सारी चेक हो जाएंगी, ऑडिट हो जाएगा। जब ऑडिटर इसके अंदर अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देगा कि आपको यानी हमारा ऑडिट हो चुका है, हमारे हिसाब से इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इनको कंप्लाई कीजिए, हम उसको कंप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग होती है, जनरली एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं इसे। जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज इस साल जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से क्या कर सकते हैं। तो उस प्रॉफिट में से जनरली कई बार क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं। क्लियर है बात। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन भी हमारा क्या होता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर होता है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम सारी स्टेटमेंट बना लेंगे तो हमारा ऑडिट होगा, और ऑडिट होने के बाद क्या होगा कि सारे के सारे जो
देखिए क्या होगा उसके बाद, ये हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स की, ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स को कि हमने जो ऑडिट किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ऑडिट हुआ है उसकी उसकी ये चीजें कंसिडर की गई, हमने ये चीजें दी हैं और हमारे हिसाब से आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, दूसरा क्या होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, सारे के सारे एनुअल स्टेटमेंट चेक करेंगे और चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है तो हमें कुछ डिविडेंड बांटना चाहिए। तो पढ़ते हैं, कह रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू होल्ड मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एवरी ईयर, जिसे हम एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से जानते हैं। इट इज कन्वीन टू अडॉप्ट, कंसिडर एंड अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट। हम क्या करते हैं इसमें, जो बोर्ड ने रिपोर्ट दी है उसे हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं। बैलेंस शीट जो बनाई हुई है, ये हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो हमारा बनाया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई हुई है, इट मींस जो ऑडिटर ने ऑडिट करके जो बैलेंस शीट पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, चेंज इन इक्विटी, सारी डिटेल्स जो बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है, उसे वो अप्रूव करते हैं और साथ में क्या डिक्लेयर करते हैं, अप्रूव्स द डिविडेंड टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उनको डिविडेंड के रूप में डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है किसको, शेयर होल्डर्स को। तो क्या करते हैं, बोर्ड डिक्लेयर करता है, फिर अप्रूव होने का, डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, हम उसे अपनी लायबिलिटी में कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद जब पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को। ठीक, तो यहां पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में क्या होगा, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, अपनी ओपिनियन देता है कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एज पर अकाउंटिंग रूल्स बने, अकाउंटिंग नॉर्म्स है उसके हिसाब से बनाया हुआ है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बैलेंस शीट हो या पीएनएल हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारा का सारा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में अपनी ओपिनियन देता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमने अपनी यानी बैलेंस शीट बनाई है, वो कैसे एज पर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमने बनाई है। ठीक, और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो हम आपको सिखा ही चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, नोट्स अकाउंट्स की बात करेंगे। नोट्स अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, डिटेल्स लाइंस इन द बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या क्या डिटेल लाइन आइटम्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है आपकी वो उसके अंदर दिखाया जाएगा। आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे, कुछ नोट्स क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई सिग्निफिकेंट आइटम्स हो या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो जिससे आपकी बैलेंस शीट या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ा चेंज आ सकता है फ्यूचर में, तो आप उसे क्या करते हो, पहले ही आज दिखा देते हो कि हम उसे एज अ नोट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि जो भी फुट नोट्स होते हैं आपको फुट नोट में दिखाना होता है कि हमारी ये बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है और इसका इसका इस चीज का इंपैक्ट होगा। और इतना, और ऑलरेडी हम जैसे कोविड आया तो कोविड में क्या हुआ, बहुत सारा इंपैक्ट हुआ, बहुत सारे बिजनेस क्या हुआ, लॉसेस में आए, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमारा कोविड की वजह से इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, तो उन्होंने इंपैक्ट दिखाया उसका कि हमारा फाइनेंशियल इंपैक्ट इस साल का इतना है। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करनी होगी तो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, चेंज इन इक्विटी बनाएंगे, और ये सारी चीजें जब बनती है तो इन सब चीजों को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो देयर आर सो मेनी आइटम्स, तब जाके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल तो एक पार्ट है उसका, बैलेंस शीट और पीएनएल तो एक पार्ट है, साथ नोट्स अकाउंट्स होने चाहिए, आपके डिटेल्ड बैलेंस शीट और पीएनएल के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा क्या, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, और कोई इवेंट्स है, कोई ट्रांजेक्शन जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपकी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रही है, वो आपको अलग से दिखाना है। इवन आपको एडिशनल नोट्स भी देने हैं अगर जरूरी हो तो। साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, चेंज इन इक्विटी बनाना है, इन सबको मिला के बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट हम 12th क्लास में सिर्फ क्या देखेंगे, हमें देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट में आइटम्स क्या है, या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम्स हैं, दैट्स इट। हमें और डिटेल में इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें फॉर्मेट की, अगर हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें, हमें क्योंकि 12th में क्या सीखना है कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो अगर हम बात करें बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तो हम फॉर्मेट को समझते हैं कि फॉर्मेट क्या है एज पर पार्ट 1 ऑफ कंपनीज, जो हमारा शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और दूसरा हमारा असेट्स है। जनरली इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, पहले हमारी असेट्स आती हैं और फिर हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है। तो कोई नहीं, ऊपर नीचे हो गया, बट आप समझिए कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तो इसमें सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का मीनिंग क्या हुआ कि शेयर होल्डर का मीनिंग हुआ जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने जो पैसा लगाया है। तो पैसा कहां से लगाएंगे, वो
कैपिटल के थ्रू लगाएंगे, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के थ्रू लगाएंगे। हम कैपिटल को और डिटेल में समझेंगे कि हमारे पास कितनी तरह की कैपिटल होगी। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। अगर हम बात करें कैपिटल की भी, तो कैपिटल में भी हम किस तरह से पैसा अरेंज करते हैं और क्यों हमें ये जरूरत है कि हम अपनी एक बात करें कि नॉर्मल बिजनेस को हम एक कंपनी में क्यों कन्वर्ट करें। तो जनरली होता क्या है, जब कंपनी को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, जब बिजनेस और एक्सपेंड होता है, तो लिमिटेड मनी हो जाता है, अपना पैसा हो या फिर बैंक से लोन लिया हो या कोई पर्सनल लोन लिया हो, वो सब लिमिटेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, रीच तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक की रीच में आए, पब्लिक की जानकारी में आए कि हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं, इस पब्लिक इश्यू करते हैं। और जिससे हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा अपने बिजनेस का पब्लिक को दे देते हैं कि आप हमारे भी क्या ओनर हो। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा बहुत। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें अगर हम शेयर होल्डर फंड में, कि रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कि जो भी प्रॉफिट कमाए गए हैं, जो भी आज तक की सेविंग्स हैं, जो भी हमने पुराने साल में प्रॉफिट कमाया है, उसमें से कुछ डिविडेंड बांटने का जो प्रॉफिट बचा हमने रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया, वो भी ओनर का ही पैसा है, उसी को भी हम नाम दे रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड। इस तरह मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी हमारा क्या होगा, ओनर्स का फंड का पार्ट होगा। ये हम तीन चीजें कंसिडर करेंगे किसके अंदर, अंडर शेयर होल्डर फंड। क्या क्या, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हम तीन चीजें कंसिडर करेंगे। दूसरा होगा, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब मेन हेड। दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया है लेकिन अभी तक हमने क्या अलॉटमेंट इशू नहीं किया है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। तीसरा टॉपिक होगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब हुआ, ऐसे लायबिलिटीज जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है। अब वो कौन कौन से लायबिलिटीज होंगी, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे। ठीक, तो ये चार चीजें हम कंसिडर करेंगे। क्या क्या, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, डीटीएल की बात करें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं इसे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में डिफरेंस होगा, वो भी समझेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये चार चीजें होंगी। तो चौथा जो हमारा पार्ट होगा इसका, वो होगा करंट लायबिलिटीज। क्या होगा चौथा, करंट लायबिलिटीज। तो जो हमने नॉन करंट में सीखा था, सेम वही हमारा करंट में होगा। क्या क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वहां पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, यहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाएंगे। वहां पर डीटीएल था, यहां पर ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे। ट्रेड पेबल्स में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, अपनी सारी की सारी करंट लायबिलिटी का जो हमें फ्यूचर अभी पे करना है विद इन 1 ईयर। दूसरा करंट लायबिलिटी की बात करें तो जिसे हमें 1 साल के अंदर पे करना है, जो हमारा आने वाली 12 महीने के अंदर ड्यू हो जाता है, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो ये हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा सब जो हमारा इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड होगा। उसके अंदर क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा हमारा क्या आएगा इसके अंदर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा पार्ट की, तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हम नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरह अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा, वहां पर लॉन्ग टर्म था तो यहां पर शॉर्ट टर्म हो जाएगा, वहां पर डीटीएल था तो यहां पर ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे, और बाकी दोनों चीजें सेम है। वहां पर क्या था हमारा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, यहां पर क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, वहां पर हमारा अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। ठीक है जी, ये हमारा बैलेंस शीट का एक हिस्सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या आइटम आएंगे वो भी समझेंगे, बट ये हमारा हो गया एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा आता है हमारा असेट्स का। दूसरा हिस्सा क्या है, असेट्स का। इसे हम पहले ऊपर लिखते हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटीज नीचे लिखते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। तो हमने कहा दूसरा हिस्सा है हमारा असेट्स। असेट्स हमें पता ही है कि जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले वो हमारी असेट्स हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, सिर्फ दो ही पार्ट है। नॉन करंट असेट्स का मतलब ऐसा असेट्स कि जिसका फायदा आपको बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा मिले, हम उसे नॉन करंट असेट्स कह रहे हैं। जिसका फायदा आपको विद इन 1 ईयर मिले, उसे हम करंट असेट्स कह रहे हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे। करंट असेट्स का मतलब ये भी होता है कि जो हमारे आने वाले, जिसके लिए हमने किसके बेसिकली जिसको हम ट्रेड के लिए रख रहे हैं, वो हमारा करंट असेट्स है, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, जनरेशन इनकम जनरेट करने के लिए रख रहे हैं, वो हमारा नॉन करंट असेट्स है। और डिटेल में समझेंगे मीनिंग क्या है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पीपी आएगा, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और साथ में आएगा इंटेंजिबल असेट्स। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो उसके अंदर हमारी सारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, पीपी एक पार्ट, दूसरा होगा इंटेंजिबल असेट्स।
तो हम कह रहे हैं जो हमारा सबसे पहले नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आता है पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स। और पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स में क्या आता है? सबसे पहले पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जो भी हमारी सारी पीपी आइटम है वो आ जाएंगी। ठीक, इट मींस जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं टेंजिबल असेट्स। क्या आ जाएंगे? टेंजिबल असेट्स। पर कौन से टेंजिबल असेट्स? जिन पर काम खत्म हो चुका है, जो फाइनल हो चुकी है। ठीक, फाइनल असेट्स जो हो चुके हैं, अभी जो यानी यूज में आ रही है, उन असेट्स को हम क्या करते हैं? जो आज रेडी टू यूज है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो असेट्स हमारी होगी टेंजिबल असेट्स, उसको हम नाम दे रहे हैं पीपी। दूसरी असेट्स होगी हमारी इंटेंजिबल असेट्स, जिन पर अभी क्या काम कंप्लीट हो चुका है, जो रेडी टू यूज है, उसे हम नाम दे रहे हैं इंटेंजिबल असेट्स का। दो चीजें होगी। तीसरा आता है कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब हुआ है कि एक ऐसी आइटम जो टेंजिबल इन नेचर की है, ऐसी आइटम जो टेंजिबल इन नेचर की है, इट मींस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है हमारी। कौन सी? टेंजिबल है, पर उस पर अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। वैसे जनरली काम खत्म होने का मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए अगर वो बिल्डिंग रहने लायक हो गई है, उस पर अब काम रह रहे हैं लोग, या रहने के लायक है, या रेडी टू यूज है, उसे हम कह रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं? उसे कंप्लीट कह रहे हैं कि उसका कंप्लीट हो गया काम। बट अगर वो अभी काम चल रहा है उस पर, मान लीजिए अगर सफाई होनी बाकी है, उस पर पेंट होना बाकी है, या कुछ काम बाकी है, उसको भी हम किसके नाम के अंदर कंसिडर कर रहे हैं? डब्ल्यूआईपी में कंसिडर कर रहे हैं। इट मींस अभी तक उस पर पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। अगर काम अभी चल रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यूआईपी का। ठीक, इसी तरह क्या होता है कि कोई इंटेंजिबल असेट्स, वो तो थे टेंजिबल असेट्स। यहां पर अगर कोई इंटेंजिबल असेट्स, अगर उस पर अभी काम चल रहा है, जैसे मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अभी वो सॉफ्टवेयर अभी तक पूरा यूज में नहीं आया है, उसको अभी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर पर अगर काम चल रहा है और वो डेवलप हो रहा है, उससे अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उसे हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यूआईपी का। पर कैसा? अंडर डेवलपमेंट। तो हम कह रहे हैं कि इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। हमने इसके अंदर सीखा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इट मींस नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आएगा पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स। पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर आपकी दो चीजें होगी। दो चीजें कौन सी? एक जिस पर काम फाइनल हो चुका है, और एक जिस पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जिस पर काम फाइनल हो चुका है उसके अंदर दो चीजें होंगी, या तो वो टेंजिबल इन नेचर का होगा, या वो इंटेंजिबल इन नेचर का होगा। ठीक है, जो टेंजिबल इन नेचर का वो हमारा पीपी का हिस्सा, इंटेंजिबल नेचर का वो हमारा, इसके अंदर जो हम बात करें वो इंटेंजिबल असेट्स तो है ही हमारी इंटेंजिबल असेट्स, ये फाइनल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ असेट्स ऐसी हैं जिस पर अभी काम चल रहा है, अभी तक काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो उसे भी अगेन हम दो तरह से कह सकते हैं, या तो टेंजिबल होगा या फिर वो इंटेंजिबल होगा। अगर वो टेंजिबल इन नेचर है, उसे हम कहते हैं कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बट अगर कोई असेट्स इंटेंजिबल इन नेचर के, उस पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्योंकि अभी क्या है? डेवलपिंग फेज में है, इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हमारी बैलेंस शीट का एक हिस्सा हो गया, जिसे हम कह रहे हैं पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स। दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने लंबे टाइम के लिए लगा रखी हो, जिसे हमें करंट में सेल करने का कोई पर्पज नहीं है। तो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, पर लंबे समय के लिए लगाया हुआ है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। और यही चीज अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए लगाई होती है कि हम सोच रहे हैं कि एक साल, आने वाले जो एक साल है उसके अंदर हम इसको बेच देंगे, इससे हम जो भी प्रॉफिट होगा वो रिटर्न कमा लेंगे, उसे हम देते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। उसे क्या नाम दे रहे हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा करंट असेट्स का हिस्सा होगा। आपको पता है जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा मिलता है हम उसे नॉन करंट असेट्स कहते हैं, और जिसका फायदा हमें एक साल के अंदर मिलता है उसे हम करंट असेट्स कह रहे हैं। तो वो ये कह रहा है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है लेकिन उसका फायदा आपको बियॉन्ड 1 ईयर मिलेगा, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई तो है, पर्पज तो है आपका पैसा लगाना, लेकिन आप साथ में ये पर्पज भी डिसाइड किया हुआ है कि हमें एक साल के अंदर इससे रियलाइज कर लेना है, इससे पैसा कमा लेना है, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा दूसरा डेफर्ड टैक्स असेट्स, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पर इसको थोड़ा ये समझ लेते हैं कि डेफर्ड टैक्स असेट्स का मतलब ये हुआ कि मेरी एक असेट्स क्रिएट हो रही है कि जो डेफर की हुई है, इट मींस ऐसा कि मैं ऑलरेडी पैसा दे चुका हूं जो कि मेरी असेट्स क्रिएट हो गई है। फ्यूचर में और देखेंगे इसे डिटेल में क्या है। ठीक, दूसरा वहां पर और क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को एडवांस दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने हाउस बिल्डिंग लोन दिया हुआ है, कंपनी ने कह दिया हाउस बिल्डिंग लोन, क्या आप भाई घर बनाओ एम्प्लॉय को, क्या आप दे दिया हुआ है बाहर की, आप क्या कर सकते हो? इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपना घर बनाने के लिए। ये कंपनी ने बाहर किसी को लोन दिया है,
कि भैया ये हमने आपको एडवांस दिया, ये लोन दिया, इस पर आप हमें इतना इंटरेस्ट दे देना, हम आपको एज एडवांस दे रहे हैं, एज अ लोन पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस जो होंगे हमारे नॉन करंट असेट्स होगी। इसके अलावा अदर नॉन करंट असेट्स होंगी, इसके अलावा ऐसी असेट्स जिसको हमने दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, या ऐसी असेट्स जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, वो हमारी अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगी। अब आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस के अंदर मान लो 2 आइटम दी हुई है, तो ये कहां आएंगी, या इसके अंदर आपने लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां आएगी, मशीनरी कहां आएगी, या ऐसी मशीन जिस पर अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कोई बिल्डिंग या कोई मशीन अभी डेवलपिंग फेज में है, कोई मशीन पर काम चल रहा है, वो कहां आएगा, बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, बात करें करंट असेट्स की, तो करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, अगर हम करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट मींस ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी कर दी है जिसका फायदा हमें विद इन 1 ईयर मिल जाएगा। या इन्वेंट्री की बात करें, हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक हमारा कई तरह का हो सकता है, या तो स्टॉक आपका फाइनल हो सकता है, ऐसा स्टॉक भी हो सकता है कि जिस पर अभी काम चल रहा हो, और ऐसा स्टॉक भी हो सकता है कि जिस पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इट मींस आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, डब्ल्यूआईपी हो सकता है स्टॉक, या आपका फाइनल स्टॉक भी हो सकता है। फाइनल स्टॉक मींस जिसे हम सेल करने जा रहे हैं, जिस स्टॉक को हम बेचने जा रहे हैं। डब्ल्यूआईपी का मींस ऐसा स्टॉक जिस पर अभी तक काम पूरा नहीं, इट मींस जिस भी गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस भी गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गुड्स अभी तक फाइनल तैयार नहीं हुआ है। और रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या है कि जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए उसे रॉ मटेरियल कह रहे हैं। तो इन्वेंट्री हो गया। तीसरा हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का बेसिकली इसके अंदर हमारी 2 ही चीजें कंसीडर होती हैं, हम डेटर्स की बात करेंगे और बेसिकली बिल्स रिसीवेबल की बात करेंगे। तो जो हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल है, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल में, कि हमने सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचने का कस्टमर से अभी तक जो पैसा नहीं आया है, कस्टमर को हमने अपना एज अ डेटर बनाया हुआ है। अगर हम बात करें और किसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, अगर हम बात करें किस चीज की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, कि जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ये जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो भी हमारा करंट असेट्स है, उसका फायदा हमें 1 साल के अंदर मिलने वाला है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस की, हमने शॉर्ट टर्म के तौर पे लोन्स एडवांसेस दे रखे हैं, हम उसकी बात करें कि हमने 1 साल के अंदर वो पैसा रिलाइज कर लेना है। इसी तरह अगर बाकी बची के होंगे हमारी करंट असेट्स, उन्हें हम नाम दे रहे हैं अदर करंट असेट्स का। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, ये हमारा पूरा असेट्स का फॉर्मेट, अगर हम इसे कहें तो ये हमारा असेट्स का फॉर्मेट हो गया, और ये हमारा लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट हो गया। तो आपको ये दोनों फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि आप लायबिलिटीज के मेन हेड बताइए। अब मेन हेड आपको पता ही नहीं होंगे तो बताएंगे कैसे। तो मेन हेड में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मेन हेड क्या होंगे, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा क्या होगा, करंट लायबिलिटी। इसी तरह अगर आपसे पूछ लेगा कि मेन हेड बताइए आपका कहां, असेट साइड में, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। या ये पूछ सकता है कि नॉन करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर पीपी एंड इंटेंजिबल असेट्स आती है। उसके अंदर भी पूछ सकता है वो कि क्या आएगा, तो आपको लिखना है कि पीपी हो सकता है, या फिर इंटेंजिबल असेट्स हो सकता है, या कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो सकता है, या फिर ऐसी असेट्स जो अभी इंटेंजिबल असेट्स जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में और डिटेल में पूछ सकता है तो ये पूछेगा क्या कि आप बताइए पीपी के अंदर भी क्या क्या आता है, ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या आता है, ये कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंदर क्या आता है। तो आपको उसको पूरा डिटेल में समझना है, इस चेन को समझेंगे हम। बस आपको एक फॉर्मेट जरूर याद कर लेना है, फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है बात, ये फॉर्मेट है, आप समझ ही होंगे, आपके बैलेंस शीट दे रखिए, इस चीज को कंसिडर कीजिए। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें अगर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। अगर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो हम बात करें किसकी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे शेयर होल्डर फंड हो गया, इस तरह नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया, ये एक ऐसा शेयर वारंट का पैसा हो गया। ठीक, तो हम उस चीज की बात कर रहे हैं यहां पर सारे के सारे। सबसे पहले हम बात करें शेयर होल्डर्स फंड की, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड था, याद कीजिए। एक शेयर कैपिटल था, दूसरा हमारा रिजर्व सरप्लस था, और एक हमारा क्या था इसके अंदर, जो भी हमारा शेयर वारंट का पैसा था। तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है जी, अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए शेयर किसे कहते हैं, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर होता क्या है, क्यों शेयर है, वाई इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने की क्या जरूरत है, शेयर होल्डर कौन हो सकते हैं, या शेयर कितने तरह के हो सकते हैं, डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में, टाइप्स क्या है शेयर इशू के, या फिर शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या है, ये हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं कि शेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज शेयर। अब आप समझिए शेयर का मतलब क्या होता है, वो समझते हैं। देखिए शेयर का मतलब हुआ एक सिंगल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी।
कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसका एक सिंगल यूनिट, उसे हम नाम दे रहे हैं शेयर का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 5 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं। क्या इश्यू किए हैं? 5 लाख शेयर। इनटू में 1000 अगर करें तो कितना हो गया? 50 करोड़ की कंपनी अपनी अपनी आज क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो आज कितने की शेयर कैपिटल है? 50 करोड़ की। इट मीन हमारी कंपनी पे आज आज अगर हम बात करें कैपिटल की 50 करोड़ की। अब इसका मतलब समझते हैं 5 लाख। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि आपके पास एक जगह है, ठीक है, और ये जगह मान के चलो 1000 गज जगह है, ठीक है, स्क्वायर यार्ड। ये आपके पास 1000 गज जगह है, और जो 1000 गज जगह है, समझ लो आप कितने 4 भाई हो, तो पिताजी ने क्या किया? 250 गज, 250 गज, 250 गज सबको दे दिया, 250 250 सबको दे दिया। बस इतना मतलब समझ लीजिए, बस यही तो है। ये जैसे अगर बात करें हम स्कूल में टिफिन लेके गए और टिफिन में क्या हुआ, मान लो 2 रोटी हैं, और अब क्या हुआ, समझो 4 दोस्त बैठे हुए, तो सबको क्या मिलेगी? आधा आधा टुकड़ा मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बस यही हिस्सा है, इसी को हम शेयर कर रहे हैं। तो शेयर का मतलब जो टोटल कैपिटल है, ये जो टोटल रोटियां हैं, इसका एक छोटा हिस्सा, इसका एक छोटा हिस्सा। मान लीजिए 2 रोटी में अगर 20 लोग खाते तो क्या होता? एक छोटा सा टुकड़ा ही तो मिलता है एक व्यक्ति को। तो एक छोटा टुकड़ा, टोटल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? शेयर। उसे क्या नाम दे रहे हैं हम? शेयर। और शेयर का मतलब ही क्या है? हिस्सा। शेयर का मतलब ही क्या है? हिस्सा। मान के चलिए अगर ये 50 करोड़ रुपए में, 50 करोड़ में कितने हिस्से हैं? 5 लाख शेयर है। 5 लाख शेयर मतलब 5 लाख हिस्से हैं। हो सकता है किसी के पास 500 शेयर है, हो सकता है किसी के पास 200 शेयर हो सकता है किसी के पास 1 शेयर हो, 1 शेयर भी हो सकता है, ठीक। तो हिस्सा एक भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या कहना है, आप गुरु मूवी देखिए, वहां पर क्या लिखा है, वो कहता है कि मैं भी एक शेयर होल्डर हूं। शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है? शेयर होल्डर का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास कंपनी का एक हिस्सा है, कंपनी का आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, दैट्स इट। इसी को हम नाम दे रहे हैं शेयर। और उसी का हम कह रहे हैं कि जो टोटल कैपिटल है उसका एक छोटा हिस्सा, उसे नाम दे रहे हैं हम शेयर। और छोटा हिस्सा कितना है? यहां पर 1000 रुपए का एक छोटा हिस्सा है, और टोटल 5 लाख हिस्से हैं अगर, तो इसका मतलब अगर आपने 10,000 रुपए लगा रखे हैं तो आपके पास 10 शेयर है। कितने शेयर है आपके पास? 10 शेयर। आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है, इट मीन आपके पास 100 शेयर है, ठीक। आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसका मतलब आपके पास 500 शेयर है, क्योंकि ये शेयर कितने का? 1000 रुपए का। यही शेयर अगर 10 रुपए का होता, 10 रुपए का होता, मान लो कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर है। कितने शेयर है? 5 करोड़। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो इसमें कंपनी की वैल्यू कितनी होगी? 50 करोड़। कंपनी की आज जो है, जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 50 करोड़। नेटवर्थ मतलब कंपनी की आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 50 करोड़। अगर आज कंपनी अपने को बेचना चाहे तो कितने की बेच सकती है? 50 करोड़। तो यहां पर वो कह रहा है कि कंपनी के पास 5 लाख शेयर हैं, ये 5 करोड़ शेयर हैं, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। जनरली क्या होता है, इस 5 करोड़ शेयर में ना, अगर आप देखोगे तो 75% किसके पास होगा? कंपनी के मालिक के पास होता है, जनरली ओनर के पास। और जो 25% होता है वो जनरली पब्लिक को इश्यू कर देती है। पब्लिक में बहुत सारे हो सकती हैं, कोई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, डीआईआईज हो सकते हैं, या जो हम एफआईआईज बोलते हैं, जिन्हें यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक। तो आप शेयर का मतलब समझ गए होंगे। शेयर का मतलब जो भी एक कैपिटल है उसका एक छोटा हिस्सा, उसको हम नाम दे रहे हैं शेयर का, ठीक। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या कह रहा है, पढ़िए, लिखा हुआ है, शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ये कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। वो एक अलग चीज है कि इसकी अपनी फेस वैल्यू होती है, एक नॉमिनल वैल्यू होती है। नॉमिनल वैल्यू का है या फेस वैल्यू, बात एक ही है। बट यहां पर वो कह रहा है कि शेयर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी टोटल कैपिटल है उसका एक छोटा हिस्सा, उसी को हम नाम दे रहे हैं शेयर, ठीक है यहां तक। अब शेयर कैपिटल क्या मतलब हुआ फिर? शेयर कैपिटल का मतलब हुआ, देखो, शेयर हो गया और कैपिटल हो गया, कि शेयर कितने, मान लो 5 करोड़ शेयर है, और एक कितना 1000 रुपए का शेयर है मान लेते हैं, कितनी होगी? 5 करोड़, तो ये हो गया 5000 करोड़, ठीक है। तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी होगी? नेटवर्थ होगी कंपनी की 5000 करोड़, यानी कंपनी की आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 5000 करोड़, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी की वैल्यू कैसे निकालना है, तो वेरी सिंपल, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 5000 शेयर है कंपनी का, 5000 करोड़ शेयर है, और एक शेयर मान लो 100 रुपए का है, तो कितनी कंपनी की वैल्यू होगी? कंपनी की वैल्यू हो गई 5 लाख करोड़, ठीक है। तो आप अगर हम कहें कि भाई हमारा, जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस कितने की है? 6 लाख करोड़ का बोलता है, कोई 7 लाख करोड़ का बोलता है। अडानी कितने का? 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, समझ रहे हो? तो 8 लाख करोड़ का मतलब क्या है कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, और कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, उन सबको जोड़ लो तो क्या आ जाएगी? कंपनी की एक मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंपनी की मार्केट वैल्यू, ठीक। आगे देखते हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ?
शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट कंपनी रिसीव टुवर्ड्स शेयर्स कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अब शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल का मतलब हुआ, जनरली बात करें हम कैपिटल की, ओनर का फंड, पैसे की, तो देखो कुछ तो पैसा ओनर अपना लगाता है जिसे हम बोलते हैं ओन मनी, और कुछ पैसा बाहर से लगाता है जिसे हम बोलते हैं लोन मनी। अब देखिए ओन मनी में भी दो पैसा है, ओन मनी में भी क्या है, दो पैसा है, और लोन मनी का मतलब क्या हुआ, बाहर से लिया हुआ। तो जो हम इश्यू ऑफ शेयर कह रहे हैं ना, एक तो देखो दो तरह से लोन लिया जाता है, एक तो हमने कर्जा डायरेक्टली बैंक से लिया और एक कर्जा हमने पब्लिक से लिया। ये पब्लिक से कौन सा पैसा है, कंपनी कह रही है कि हम अपने हिस्से को बेच दे रहे हैं, कंपनी अपने हिस्से को क्या करती है, सेल कर देती है, किसको, पब्लिक को, और पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पैसा देती है, और जो भी कंपनी का हिस्सा है वो ले लेती है। तो क्या होगा, जो कंपनी कमाएगी, जो भी कंपनी कमाएगी उस कमाई में क्या होगा, पब्लिक का भी हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा, पब्लिक का। ठीक, तो यहां पर कह रहा है शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी के पास मान लीजिए शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, मान लो कंपनी के शेयर कैपिटल है, प्लस कंपनी ने क्या किया, 15 लाख रुपए नए शेयर इशू किए। ठीक है, इसी में से क्या होगा, कुछ हिस्सा बिकेगा, तो टोटल कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, 25 लाख। तो सिंपल सी बात यह है कि शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, कंपनी ने कितना पैसा लगाया है अपने शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो वो बाहर से पब्लिक से लिया हुआ पैसा हो सकता है, खुद का पैसा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी की, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कि कंपनी के अगर आज मार्केट वैल्यू चेक करें तो कैसे करेंगे, कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं, मान लीजिए 5 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो कंपनी की कीमत कितनी है आज, 50 करोड़। आपके पास 50 करोड़ है, आज कंपनी आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इंटेंशन है उसको बेचने की। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। अब शेयर इश्यू क्यों किया जाता है, शेयर इश्यू इसलिए किया जाता है बेसिकली फंड के लिए। किसके लिए, फंड के लिए। कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, कंपनी पहले क्या करती है, खुद अपने लेवल पे अरेंज करती है पैसा। जब कंपनी को लगता है कि खुद नहीं हो रहा अरेंज, रिस्की हो सकता है अकेला पैसा लगाना, इसलिए कंपनी क्या करती है, इन्वॉल्व करती है किसको, पब्लिक को, इन्वॉल्व करती है पब्लिक को कि भाई आप क्या करना चाहो। अगर हम पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, एक बर्डन कम होगा, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि बाहर से लेंगे तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। जबकि पब्लिक ने पैसा लगाया तो पब्लिक को क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा, कमाई होगी तो प्रॉफिट दिया जाएगा, नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक फाइनेंशियल बर्डन हर महीने का, हर साल का बर्डन नहीं रहेगा। तो कंपनी क्या करती है, अपने हिस्से को क्या करती है, जैसे मान लीजिए कंपनी है, ये कंपनी के पास 100% शेयर है, कंपनी क्या करती है, कुछ हिस्सा जैसे मान लेते हैं 25% कंपनी पब्लिक को बेच देती है और कहती है भाई कि क्या हुआ, जैसे मान लो कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर है, तो कंपनी ने क्या किया, इसका 25% 2.5 करोड़ शेयर पब्लिक को बेच दिए, और जो भी उसका रेट है वो डिसाइड कर लेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, की उनकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो कंपनी ने मान लो कितने 2.5 करोड़ शेयर बेच दिए, कंपनी के एक शेयर की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए है, तो कितना हो गया, 250 करोड़ रुपए कंपनी ने पैसा अरेंज कर लिया, कहां से, पब्लिक से। अब इस पैसे को क्या करेगी, बिजनेस में लगाएगी और अपने बिजनेस को फ्लरिश करेगी और अपना बिजनेस बढ़ाएगी। ठीक, तो इसलिए पैसा क्या करती है कंपनी, शेयर इशू करती है। शेयर इशू का मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी अपना हिस्सा बेच रही है। क्लियर है बात, और जब हिस्सा बेचेगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा ही आएगा, और जब पैसा आएगा तो उससे क्या करेगी, बिजनेस में लगाएगी, और जब बिजनेस में लगाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा, उसको भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। बात करें होल्डर कौन होते हैं शेयर के, जिनके पास शेयर, जिन्होंने शेयर रखा हुआ है अपने पास, वो शेयर होल्डर्स भी कहलाते हैं और उसे मेंबर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ठीक, शेयर का मतलब हिस्सा जिसने कंपनी, अब आजकल तो क्या है, शेयर डीमैट अकाउंट अपना ओपन कीजिए, डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर्स बाय कर सकते हैं। पहले टाइम में तो फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते थे लोग, अब तो क्या है, ऑनलाइन में क्लिक करना है और आपके अकाउंट में क्या पैसा होना चाहिए, और आपने जैसे ही बाय पे लगाया आपका शेयर खरीदा गया, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया। क्लियर है बात, तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनके पास शेयर है कंपनी का, जिन्होंने शेयर खरीदा है कंपनी का, उन्हें शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं। आय के कितने तरह के शेयर्स हो सकते हैं, तो हमारे यहां पर क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और इक्विटी शेयर्स होंगे। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क समझेंगे है क्या, बट समझ लीजिए सिर्फ दोनों में फर्क है, नाम है, दोनों के नाम है। जैसे यानी एक पिताजी का बेटा है राम और दूसरे का नाम है श्याम, ऐसी कह रहा है कि कंपनी क्या है, कंपनी के पास शेयर्स है, कौन, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। बस प्रेफरेंस शेयर का कुछ राइट होता है, जैसे हम कहते हैं राम अच्छा है, राम पढ़ाई में अच्छा है, तो पिताजी इस पे पूरा फोकस करते हैं, पिताजी इसका खाना पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, इसी तरह का है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में भी यही फर्क है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनको डिविडेंड पहले मिलता है, डिविडेंड क्या मिलता है, पहले मिलता है, और
इक्विटी शेयर को डिविडेंड बाद में मिलता है, इनको कब मिलता है, सेकेंडरी या उसके बाद, ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विडेशन की, कि जब मान लो कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले पेमेंट के लिए मिलेगी, सबसे पहले इनको क्लियर किया जाता है, बचा कुचा इनको क्लियर किया जाएगा। पर और डिफरेंस की बात करें, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होता है। तो देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस है दोनों में, बस टाइप है, नाम है राम और श्याम, इसी तरह नाम है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच कैरी फॉलोइंग टू राइट्स। क्या क्या राइट्स हैं, प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, एक तो उन्हें डिविडेंड का राइट मिलता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, मींस इफ डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स देन डिविडेंड शुड आल्सो बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इट मींस अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो उससे पहले आपको किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। दैट मींस इसका दूसरे शब्दों में कहें, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड डिसाइड कर लिया कि देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो आपको ऑटोमेटिकली देना ही देना है। दूसरा, राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कैपिटल। जब आप अपनी क्या करो बिजनेस बंद करोगे, बिजनेस बंद करते समय सबसे पहले किसको पेमेंट की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। दूसरा कहता है इक्विटी शेयर्स, कह रहा है शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है डिविडेंड का और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का, उसे हम नाम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स का। इन अदर वर्ड्स इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। वो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स जो नहीं है उन्हीं को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनके पास यानी क्या होता है, राइट होता है, राइट टू किस चीज का, डिविडेंड का राइट होता है उनके पास, और जो उनकी कैपिटल है, जो वाइंड अप होगी कंपनी तो उस समय जो कैपिटल मिलाएगा सबसे पहले जो पूंजी वापस की जाएगी वो किसको की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी। क्लियर है बात। टाइप्स ऑफ शेयर्स, अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो समझते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंस बताइए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिविडेंड की, हमने आपको बता ही दिया है कि इनका प्राइमरी राइट होता है, इनको पहले डिविडेंड दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स को बाद में डिविडेंड दिया जाता है। इट मींस प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाएगा, इक्विटी को बाद में दिया जाएगा। इट मींस इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद डिविडेंड मिलेगा। बात करें रेट ऑफ डिविडेंड का, तो इनका जनरली रेट क्या होता है, फिक्स होता है, और इनका रेट कहीं फिक्स नहीं होता है। ये बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड मीटिंग होती है, वहां डिक्लेयर किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। एरियर ऑफ डिविडेंड की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन्हें एरियर ऑफ डिविडेंड दिया जाता है कब, बिफोर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। अब एरियर क्या होता है, ये अकोमुलेटेड क्या होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, हम अकोमुलेट कर रहे हैं अपना डिविडेंड, मतलब जैसे डिक्लेयर हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर को ऑटोमेटिकली मिलना है। जैसे मान लो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का उन्होंने अकोमुलेट करते रहे, जैसे 5%, 6%, 8%, 10% इकट्ठा हो गया, उसी को हम नाम दे रहे हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड पुराना डिविडेंड आज अगर पेमेंट हो रही है तो वो उन्हें पहले दिया जाएगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कह रहा है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर, इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर इट इज नॉट अकोमुलेटेड टू बी पेड टू द कमिंग ईयर्स। इसकी सिंपल सी मतलब ये हुआ कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड तो फिक्स है 5%, 6%, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है किसी साल डिविडेंड मिले ही ना, और मिलेगा ही नहीं तो अकुमुलेशन की तो बात ही नहीं आती, पर इनका अकुमुलेट होता रहता है। बात करें कन्वर्टिबिलिटी की, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स जो है मे बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स इफ द टर्म्स ऑफ द इशू प्रोवाइडेड, मींस जो भी उन्होंने कंडीशन से, जो भी उन्होंने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो भी कंडीशन डाली है, या जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उस समय क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या उन्होंने कन्वर्टिबिलिटी का फैक्टर डाला है नहीं डाला है, अगर डाला है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। बात करें रिडेम्पशन की, अगर हम रिडेम्पशन की बात करें तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स को एक ड्यू डेट के अंदर हमें वापस करना पड़ता है, बट इक्विटी शेयर्स को वापस करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, इसे ड्यू डेट पर क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है, मतलब वापस किया जाता है, बट इक्विटी शेयर्स को वापस नहीं किया जाता, लेकिन दूसरे तरीके से किया जाता है। इसे समझते हैं थोड़ा सा, इसे कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसे कहते हैं वर्ड लिखा होता है कि कंपनी में बायबैक इट्स इक्विटी शेयर्स, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक मिस्टर ए है, उसने ए एंड कंपनी खोली। अब उसने क्या किया, आज मान लो उसके पास 100 करोड़ की जरूरत है, उसने अपना 25% हिस्सा बेच दिया 25 करोड़ में, किसको, पब्लिक को बेच दिया, ठीक। और 75 जो भी उसका पैसा आया उस पैसे से उसने बिजनेस को फ्लरिश किया। अब मान लेते हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या हुआ, कंपनी के पास बहुत पैसा हो गया, 50,000 करोड़ हो गया मान लीजिए। जब 50,000 करोड़ इसके पास होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रपोर्शनेटली 25% इनके पास भी शेयर है। कंपनी की अगर वैल्यू इतनी है तो 37,500 करोड़ किसकी है, मालिक की, और 12,500 करोड़ किसका है,
क्योंकि देखो वही 25%, तो 50,000 का 25% किसके पास होगा, मान लो पब्लिक के पास, और 37,500 करोड़ किसके पास होगा, ओनर के पास। अब ओनर क्या चाह रहा है कि भैया इन लोगों से मैं क्या करूं, हिस्सा खरीद लूं। क्या खरीद लूं, हिस्सा खरीद लूं। क्योंकि क्या अल्टीमेटली देखो उसे मालिक तो था ही वो पहले, उसने अपना हिस्सा मजबूरी में बेचा था। एग्जाम्पल के तौर पर एक इसे छोड़ के थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक यानी ये फैमिली है, ये इनके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, ये इनका घर है, ये समझ लो। अब क्या है, ये फादर है और ये उनका बेटा। फादर मान ले यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये फादर कोई कोई जैसे बेटा जो है एमबीए की तैयारी कर रहा है या सीए की तैयारी कर रहा है, क्लियर है बात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब इन्हें पैसे चाहिए, इन्होंने क्या किया, अपना प्लॉट सेल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि बेटे को पढ़ाना है। अब इन्होंने बेटे को पढ़ाने के लिए क्या, प्लॉट बेच दिया। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में जब क्या होगा, ये आईएएस बन जाएगा, जब इसके पास खूब पैसा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर दोबारा इसके पास जाएगा जिसको बेचा था और कहता है कि जी हमारे को ये प्लॉट वापस कर दो। अब सोचो उस समय जो ये दिया होगा, मान लो 2 लाख रुपए का बेचा होगा उस समय प्लॉट, अभी प्लॉट 2 लाख का थोड़ी ना होगा, 10-5 साल बाद इसकी वैल्यू मान लो कितनी होगी, 20 लाख होगी। कितनी होगी, 20 लाख। अभी क्या कहेगा, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को इसे 20 लाख में दे दो, क्योंकि इसके पास अब पैसा आ चुका है। तो इसी को हम बायबैक कह रहे हैं। तो बायबैक का मतलब क्या हुआ कि जो सामान मैंने अपना पहले दे दिया था, बेच दिया था, आज मैं उसे वापस खरीद रहा हूं, इसको हम नाम देते हैं बायबैक का। उस समय बेचा था क्योंकि पैसे की जरूरत थी, आज मेरे पास इनफ पैसा है तो मैं अपना जो सामान बेचा हुआ था उसे वापस ले रहा हूं, इसी को हम बायबैक कह रहे हैं। तो कंपनी भी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। कंपनी क्या करती है, पहले अपने शेयर इशू कर देती है, क्योंकि कंपनी को पैसे की नीड होती है, कंपनी फ्लरिश करना चाहती है, कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाहती है, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपना हिस्सा बेच देती है। बट जब कंपनी को लगता है कि उसका इनफ पैसा है, सारी कंडीशन सही है, कैश फ्लो अच्छा है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को वापस खरीद लेती है। कैसे खरीदेगी, इनको ऑफर देके, इनको ऑफर देके कि भैया हम आपका जो शेयर है ना, जो आपका शेयर मार्केट में 1,000 रुपए का बिक रहा है, हम आपको 1,100 रुपए देते हैं, आप हमें बेच दो। तो कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो बेच देते हैं। जिनको पैसे की जरूरत होती है, जिनको लगता है कि फायदा हो रहा है, तो वो बेच देते हैं, तो कंपनी अपना हिस्सा वापस खरीद सकती है। ठीक, बट जनरली इसे वापस नहीं किया सकते। बायबैक एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को पैसा वापस ला सकते हैं। वोटिंग राइट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, वोटिंग राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कभी भी वोटिंग राइट नहीं होता है, बट हाँ अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहें तो उसे यानी वोटिंग राइट दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। होता है पर कौन सा केसेस में, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहे, अदरवाइज इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो हमेशा वोटिंग राइट होता ही है, कोई भी कंडीशन हो। ठीक, रिडेम्पशन ऑफ पेमेंट की बात करें, रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल की बात करें, तो आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें क्या करना है, इक्विटी से पहले वापस करना है। कर ऑन वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर्स को क्या किया जाता है, पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद। ठीक, बात करें राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट में इनको पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता है। तो क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मैनेजमेंट कौन संभालता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बेसिकली चलाते कौन कंपनी को है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, तो ये हमने डिफरेंसेस देखे कि उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हम बात करें राइट ऑफ डिविडेंड की, रेट ऑफ डिविडेंड की, एरियर ऑफ डिविडेंड की, कन्वर्टेबिलिटी की, रिडेम्पशन की, वोटिंग राइट की, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की, या फिर पार्टिसिपेशन के राइट की। क्लियर है बात, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो इश्यू होता है वो किस तरह से होता है। तो जो हम इश्यू की बात करें कि अपना हिस्सा कंपनी जब बेचती है तो उसके पास ऑप्शंस क्या होती है, तो सबसे पहले क्या कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग हुआ, कंपनी क्या करती है, पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करती है, कंपनी कुछ शेयर बेच देती है कि भैया हम इस शेयर बेचना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप को बेचना चाहते हैं, यही अगर ग्रुप हमारे शेयर खरीद लेगा, हमें इतने ही पैसे की जरूरत है, तो वो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा, कंपनी पब्लिक इश्यू एट ऑफ शेयर्स कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, शेयर पब्लिक को बेच सकती है। उसके अंदर दो ऑप्शन है कि कंपनी क्या कर सकती है, कैश के लिए बेच सकती है या अदर देन कैश के लिए बेच सकती है। अदर देन कैश मतलब ये हुआ, कंपनी कह रही है कि भैया एक तरीका ये है कि मैं अगर आपको शेयर बेच रही हूं तो उसके अंदर क्या होगा, हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए होगा, हमें पैसा। बट क्या होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी कह रही है कि किसी के पास पैसा नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, फॉर एग्जांपल जनरली होता नहीं है ऐसा, बट आज के टाइम में हमेशा क्या होता है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कैश में ही पैसा शेयर बेचती है। बट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा इंस्टीट्यूट है और हम अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, कि कोई व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूट को चला रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसके पास क्या क्या चाहिए होंगे,
उसे चेयर चाहिए होंगी, पंखे चाहिए होंगे, एसी चाहिए होगा, या उसे कैमरा चाहिए होगा, उसे टीवी चाहिए होगा। अब सोचो ये चीजें किसी व्यक्ति के पास हो तो जरूरी नहीं है कि उसे कैश देना है, वो क्या कर सकता है, असेट्स भी दे सकता है। या मान लो किसी व्यक्ति के पास लैंड पड़ी हुई है, वो कह रहे जी आप यहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हो, लैंड है हमारे पास। ठीक, किसी के पास बिल्डिंग है, किसी के पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, किसी के पास इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहा है जरूरी नहीं है कि आप कैश दोगे तभी आप मालिक बनोगे, तभी आप शेयर होल्डर बनोगे। आप अगर कैश के अलावा अगर कोई असेट्स भी देते हो बिजनेस को, असेट्स देते हो कंपनी को, तो आप उसमें भी क्या बन सकते हो, मालिक बन सकते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो। क्लियर है बात। आगे लिखा हुआ है शेयर इशू टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक, उनको भी हम शेयर इशू कर सकते हैं, उनसे भी पैसा कलेक्शन आता है। शेयर प्रमोटर्स कौन होते हैं, बेसिकली जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जिनके दिमाग में क्या होता है, एक आइडिया आता है कि हम क्या बिजनेस करें, उसी को हम नाम दे रहे हैं प्रमोटर्स का। ठीक, इसके अलावा कहता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल कितनी तरह की होती है, तो अगर हम कैपिटल के टाइप्स कहें, टाइप्स इन द सेंस की जो हमारे पास होगी वो कौन कौन सी होगी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे, उसके बाद इशू करेंगे, जिसे हम नाम देते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के बाद क्या होगा, पब्लिक शेयर खरीदेगी, जिसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर में क्या होता है, या तो पार्टली पेड अप होता है या फुली पेड अप होता है, अभी समझेंगे क्या है। उसके बाद क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद क्या होता है, पेड अप कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, रिजर्व कैपिटल। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी बैलेंस शीट का ये पार्ट है कि जब हम कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल, अगर हम बात करें शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं। बट बैलेंस शीट में आपकी कौन सी कैपिटल आएगी, बैलेंस शीट में आएगी आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो आपकी एक्चुअल कैपिटल। प्रेजेंट तो हम सारी चीजें करते हैं, ऑथराइज भी करेंगे, इशूड भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे आएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे जितना पैसा आया है। ठीक, अब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अथॉरिटी है, कंपनी के पास राइट है कि कंपनी इतने रुपए तक के शेयर बेच सकती है, इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। इशूड शेयर कैपिटल, फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, कंपनी कह रही है हमें 50 करोड़ रुपए के शेयर चाहिए। कितने रुपए के शेयर, 50 करोड़ के। अब कंपनी के पास अथॉरिटी कितनी है कि 50 करोड़ रुपए तक का कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। कंपनी ने मान लो क्या किया, अभी 20 ही करोड़ रुपए के शेयर इशू किए। कितने के, 20 ही करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, उसे नाम दे रहे हैं 20 करोड़ के शेयर इशू करना है, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक, अब इशूड शेयर मींस जितने कंपनी अभी मार्केट में शेयर बेच रही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो, जितने अथॉरिटी कितना पैसा वो ले सकते हैं। लेट सपोज कंपनी ने कहा भाई 100% कंपनी के पास हिस्सेदारी है, कंपनी ने 25% शेयर बेचना है। ठीक है, कंपनी कह रही है हम अभी सिर्फ 10% बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया, 25% के कंपनी के पास अथॉरिटी थी कि 25% तक डाइल्यूट कर सकती है अपने शेयर को, बेच सकती है। पर कंपनी ने क्या किया, उसमें सिर्फ 25% अभी तक, उसमें से 25 में सिर्फ 10% शेयर मार्केट में इशू किए हैं। क्लियर बात। मान लो कंपनी के 25 लाख शेयर थे, कंपनी ने सिर्फ अभी कितने 10 लाख शेयर ही इशू किए हैं। तो 10 लाख शेयर जब इशू किए हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब जरूरी तो नहीं है ना, होगा क्या, अब जब हम शेयर इशू करेंगे, जब इशू करेंगे तो जब खरीदने आएंगे शेयर, तो खरीदते समय क्या होगा, कई बार 3 पॉसिबिलिटी आती है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। हमने कहा हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल था 25 करोड़ का, या 25 लाख का, जो भी मानो। 25 करोड़ में से हमने इशू शेयर किए मात्र 10 करोड़ की, क्योंकि हमें अभी जरूरत है 10 करोड़ की। जब इशू करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल खरीदेगी शेयर। अब पब्लिक जब आएगी तो उसके अंदर 3 ऑप्शन होंगी, या तो ये ओवर सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब होगा, या फिर ये क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, या अंडर सब्सक्राइब होगा। ठीक, अब आप देखिए ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि हमने यानी 100 लोगों को बुलाया था और 500 लोग आ गए, ज्यादा लोग आ गए, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, उतना मार्केट में आपको प्रीमियम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो कंपनी ने प्राइस बैंड फिक्स किया है कि हमारे शेयर की कीमत मार्केट में 500 रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 500। अब कंपनी ने क्या रखा था प्राइस, 500। कंपनी ने क्या रखा था प्राइस, 500। बट खरीदने वाले कितने लोग आ गए, 5 गुना लोग आ गए, या 10 गुना लोग आ गए, या 100 गुना लोग आ गए। 100 टाइम्स इनका शेयर सब्सक्राइब हो गया। मतलब 100 लोग कह रहे हैं कि भैया मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, मैं आपकी कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं, मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं। अब सोचो जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा प्राइस। अब मार्केट में क्या होगा बोलो,
जब भी लोग खरीदने आएंगे, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे, इट मीन इसकी डिमांड ज्यादा है, इट मीन इसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, इसका मतलब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब इसका विजन अच्छा है। तो अगर कंपनी अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है हर कोई व्यक्ति पैसा लगाना चाहेगा, इसलिए पैसा लगाना चाहेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। तो क्या होगा जरा बताओ, जिस दिन मार्केट में प्राइस लिस्ट होगा, ये 500 की जगह 700 हो सकता है, 800 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1200 हो सकता है, टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो देखिए, अगर मान लो 500 की जगह 700 रुपए हुआ, तो सीधा सीधा 40% का प्रॉफिट तो आपको लिस्टिंग पे ही हो गया। जिस दिन यानी मार्केट में लिस्ट हुआ शेयर, जिस दिन मार्केट में लिस्ट हुआ शेयर, उस दिन ही आपको सीधा सीधा 40% का बेनिफिट हो गया। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर है बात? उल्टा भी हो सकता है। ठीक, पहली चीज तो हमने कहा ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जब कोई शेयर नॉर्मल से ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और उस केस में क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट पर क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रीमियम पर लिस्ट होना। क्या बोलते हैं इसे? प्रीमियम। तो याद रखना, प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है उससे ज्यादा जब कोई शेयर बिके, उसे नाम देते हैं प्रीमियम का। ठीक, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या है? कंपनी कहती है भाई एटलीस्ट 90% लोग तो कम से कम आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होने चाहिए। मान के चलिए आपने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया कि भैया आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख शेयर मार्केट में बेचेंगे, पर इसे कोई खरीदने ही नहीं आया। और जब कोई खरीदने ही नहीं आएगा, तो बताओ इसके अंदर जिसका पैसा लगेगा वो रिस्की है। और जब रिस्की है तो हमारा जो भी ये नहीं कौन, सेबी है। सेबी क्या करती है? हमारी पूरे मार्केट को क्या करती है? कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो हमारा यानी क्या है, सेबी है, ये जब पूरे कंट्रोल करती है मार्केट को, तो ये किसी भी पब्लिक का पैसा ऐसी कंपनी में नहीं लगवाना चाहती जो रिस्की कंपनी हो, जिसमें पब्लिक का पैसा डूबे। इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 90% तो आपके पास कम से कम, जो भी आपने बोला है कि भाई हम इतने शेयर बेचने वाले हैं, उसका 90% लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर मार्केट में बेचने के लिए बोला है, तो कम से कम 90,000 एप्लीकेशन तो आपके पास आए, 90,000 शेयर के लिए लोग अप्लाई करें कि हम आपके शेयर या आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मान लो 89,000 अगर आपके पास एप्लीकेशन आई और आपने 1 लाख के लिए बोला था, दैट मीन्स कि पब्लिक आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक को आपकी कंपनी पर भरोसा नहीं है, आप पब्लिक का पैसा डुबा सकते हो। इसलिए कंपनी कहती है कि भैया हम आपको यानी क्या लिस्टिंग करने से मना करते हैं, आपका क्या होता है, शेयर रिजेक्ट हो जाता है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ठीक, अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ? एक तो ओवर सब्सक्राइब हुआ, ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। अंडर सब्सक्राइब का मतलब हुआ कि कम सब्सक्राइब होना, बट मिनिमम से ऊपर है। मिनिमम से ऊपर है। मिनिमम से क्या है? ऊपर। जैसे मान लो 95% लोग आ गए, ठीक है, 98% लोग आ गए, 99% लोग आ गए, क्या अंडर सब्सक्रिप्शन है? सब्सक्रिप्शन कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है। मिनिमम तो होना ही पड़ेगा। जो 90% का क्राइटेरिया है, इतना तो हमें कम से कम चाहिए। 100 हो जाए तो इसे कहते हैं फुली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? फुली सब्सक्राइब। अगर 100 से ऊपर लोग आ जाए, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। 100 से नीचे बट 90 से ऊपर, इसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बात? तो हमें तीनों चीजें समझ में आई। सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बात करें, या तो ये फुली सब्सक्राइब होगा। फुली सब्सक्राइब का मतलब 100% लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कि आपकी कंपनी में नॉर्मल से ज्यादा लोग हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक, और इन दोनों के बीच को हम क्या कह सकते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है बात? उसके बाद जब आपने क्या किया, शेयर इशू किए, तो कंपनी क्या करती है, एक साथ पैसा नहीं मंगाती। कंपनी बोलती है भाई हम एक साथ पैसा नहीं मंगाएंगे। मान लेते हैं, वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी एक बारी में सारा पैसा मंगा लेती है, सारा पैसा ले लेती है और फिर उसे शेयर अलॉट कर देती है। पर यहां पर हम मान के चल रहे हैं क्या होगा कि कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर रखा है, 10 रुपए की मान लो इसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए इसकी वैल्यू है। कंपनी ने कहा भाई हम आपको क्या करेंगे, 2 रुपए आपको कब देने होंगे? जब आप लोग अप्लाई करोगे, जब आप क्या करोगे, शेयर के लिए खरीदने की बात करोगे। जब आपको शेयर दिया जाएगा, यानी जब शेयर आपको अलॉट किया जाएगा, तो 4 रुपए आपको तब देने हैं। और बाकी बचे 4 रुपए, उसे कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे मंगवा लेंगे, कॉल पे हम पैसा मंगवा लेंगे। तो 10 रुपए कंपनी कैसे मंगाएगी? आप 2 रुपए अप्लाई करोगे जब कि हम इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, 2 रुपए उस समय दे देना। 4 रुपए कब देंगे? जब आपको शेयर दिया जाएगा, जब आपके नाम पर शेयर रखा जाएगा, शेयर दिया जाएगा, तब 4 रुपए दे देंगे। और बाकी बचा हुआ जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको दे देंगे। ठीक, प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी पूरे 10 रुपए पूरा पैसा मंगवा लेती है और सारा का सारा आपको शेयर, एक डेट फिक्स होती है कि आपको क्या है, शेयर इशू डेट कब है, कब आपका यानी क्या होगा, खुलेगा शेयर कब, मार्केट खुलेगी कि आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे
तो उसका टाइम दिया जाता है, 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 दिन का। 3 दिन के टाइम फ्रेम में क्या करना, 3 दिन कौन से वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज आपको दिए जाएंगे क्या चीज के लिए, कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन दिया जाता है उसका एनालिसिस करने के लिए, फिर अगले दिन अलॉटमेंट किया जाता है, अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, फिर एक दिन के बाद लिस्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, तो हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, हमें अपने क्लास 12 के कोर्स को ध्यान में रखते हुए समझना है। तो हमने कहा हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, ऑथराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, कि आपके पास इतनी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है, आपने इतनी अथॉरिटी ले रखी है कि हम इतने शेयर मार्केट में इश्यू कर सकते हैं। हमने जितने शेयर इश्यू किए हम इश्यूड शेयर कैपिटल कह रहे हैं, और जितने लोगों ने शेयर खरीदे उसे हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कह रहे हैं। सब्सक्राइब क्या होगा, तो फुली होगा या फिर पार्टली होगा, पर शेयर क्या है, हमने शेयर इश्यू किए हैं पर पूरा पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, उसे कॉल्ड अप कैपिटल, जो पैसा बचेगा हमें जब जरूरत पड़ेगी हम तब मंगाएंगे, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कह रहे हैं। पेड अप कैपिटल, कि हमने जब कॉल का पैसा मंगाया तो जरूरी नहीं है कि सब लोग दे दें, कुछ लोग दे सकते हैं और कुछ लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक, जब कुछ लोग दे देंगे उसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने फुली पे कर दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है उसे हम एरियर के रूप में कह सकते हैं, या कॉल्स इन एरियर। तो हमने कहा हमने कॉल का पैसा मंगाया लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। और जिन्होंने हो सकता है कॉल का पैसा कह रहे हैं जी अगली बारी का कॉल का आप आज ही ले लो, अलॉटमेंट के टाइम पे ले लो, या फर्स्ट कॉल के टाइम पे ले लो, सेकंड कॉल का पैसा, उसे नाम देते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि मैंने कॉल का पैसा मंगाया, उसके पास पैसा नहीं था, उसने नहीं दिया, उसे हम नाम दे रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स का। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे कि सर आप एक काम कीजिए कि अगले महीने का पैसा आज ही ले लीजिए, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी है। एंड लास्ट आता है आपका रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है समझते हैं। हमने 10 रुपए का शेयर इशू किया, मान लेते हैं 2 रुपए मैंने कहा एप्लीकेशन हो गया, 4 रुपए मेरा यानी अलॉटमेंट हो गया, या एप्लीकेशन के टाइम पे या आपको अलॉटमेंट के टाइम पे। मैंने कहा फर्स्ट कॉल हो गया मेरा 2 रुपए, मान लेते हैं ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब 4 2 6 2 8, बाकी बचे 2 रुपए। ये मैंने कहा जब मेरे को जरूरत होगी मैं तब मंगवा लूंगा। अब सोच के देखो, ये 2 रुपए आपने एप्लीकेशन टाइम पे मंगा दिए, अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा दिए, जब फर्स्ट कॉल किया आपने फर्स्ट कॉल पे कहा कि भैया मैं पैसा चाहिए, मंगवा दिया। अभी 2 रुपए बचा रह गया, आप मंगवा ही नहीं पाए, आपका बिजनेस आज बंद होने वाला है, वाइंड अप होने वाला है। तो वाइंडिंग के टाइम पे जो पैसा बचा हुआ है उसे मंगाते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या मीनिंग हुआ, एक ऐसा पैसा जो अभी तक हमने नहीं मंगवाया है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब हमें जरूरत होगी तो वो पैसा हम आपसे मंगवा सकते हैं। ठीक, किससे, जो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तो हम यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। कह रहा इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू एज अ शेयर कैपिटल। कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर कैपिटल क्लॉज। जो कंपनी क्या बनती है, जब कंपनी में क्या होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बनता है, तो आर्ट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि वो इसको क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं इस कैपिटल को, इतना अमाउंट उनका दिया हुआ है। कह रहे इट इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में से डिवाइड कर दिया जाता है। The amount of authorized capital is shown in the notes to accounts on share capital for information only. It is not added in the liability. या मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कंसिडर करेंगे एज अ लायबिलिटी, बाकी सारा नोट्स टू अकाउंट्स का हिस्सा बनेगा, प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाएगा, बट ये फाइनल हेड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 2(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट। कह रहा ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल का मीन क्या है, सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। किस कंपनी की शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा। ठीक, इशूड शेयर कैपिटल की बात करें तो हमने जो शेयर इशू किए, कितने रुपए के शेयर इशू किए इसमें से, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कंपनी हैज इशूड। जो कंपनी ने इशू किया है, और वो कितना होगा, प्रमोटर्स को इशू कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक को कैश और अदर देन कैश बेच सकते हैं। कह रहा शेयर इशूड अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी की बात करें चाहे प्रेफरेंस की बात करें, गिविंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड देयर नॉमिनली फेस वैल्यू इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। हम देखेंगे किस तरह प्रेजेंटेशन होगी, वो एक अलग चीज है, बट इशूड शेयर कैपिटल का आपको मतलब समझ में आया होगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जितने हमने मेमोरेंडम में बताया हुआ है हम इतने तक के शेयर इशू कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम शेयर कैपिटल नहीं दिखा सकते। ऑल्सो इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन द सब्सक्राइब्ड। हाँ, सब्सक्राइब से ज्यादा हो सकता है, बट ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता है। लाइक ऑथराइज कैपिटल अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन द शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। इसको भी हम क्या करेंगे, इशूड कैपिटल को इंफॉर्मेशन के तौर पे दिखाएंगे अंडर दी किसके अंदर, जो भी हमारा नोट्स टू अकाउंट्स होगा शेयर कैपिटल का।
अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मीन सच कैपिटल एज द कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है, पैसा चाहिए कंपनी को तो जब शेयर इशू करती है उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है कि हमने जितने शेयर इशू किए, जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए कि जो जो लोग खरीदना चाहते हैं शेयर खरीदें, उन लोगों ने कितने शेयर खरीदे हम उसे कह रहे हैं यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन subscribed by the public, amount received by the company whether in cash or kind as subscribed capital is shown as capital on the face of the balance sheet। यही हम कह रहे हैं कि इसी कैपिटल को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होगी, ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, फुली सब्सक्राइब हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जिसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं। कह रहा है डेफिनेशन क्या दी हुई है इसकी, कह रहा है कि सब्सक्राइब कैपिटल कह रहा है मीन सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एक पब्लिक, जैसे पब्लिक का मेंबर बन गए तो उन्होंने शेयर खरीदे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट हैं, या तो फुली पेड अप है, तो फुली पेड अप क्या है, कह रहा शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। मींस कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल अमाउंट एंड उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा उनसे रिसीव भी हो गया। मतलब जो हमने 10 रुपए का शेयर था, हमने सारा का सारा उनसे मंगवाया और उन्होंने सारा का सारा दे दिया, इसी को हम नाम दे रहे हैं फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। ठीक, एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे इसे, ये सब्सक्राइब कैपिटल है, मान लेते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है तो हम 10 लाख रुपए इस तरह दिखा देंगे। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, अगर पूरी तरह से पेड अप नहीं है तो शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। अब उसके अंदर टू सिचुएशंस क्या होंगी, पहली सिचुएशन व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड फुल नॉमिनल वैल्यू, जो पूरा पैसा कंपनी ने मंगाया है शेयर का, बट हैज नॉट रिसीव्ड दी कितना, जो उन्हें अमाउंट मंगाया था पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 1 लाख के शेयर है, 1 लाख शेयर आपने मंगाया, 10 रुपए का था, 7 ही रुपए मिले, तो 1 लाख में से क्या करें, 7 रुपए तो फुली पेड दिखा देंगे, पेड मिल गया है, और 3 रुपए दिखाएंगे अभी नहीं मिला है। तो कैसे लिखेंगे उसे, कॉल्स इन एरियर के रूप में। तो मान लीजिए हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कितना है, 90,000 ईच, एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर हमने लिख दिए। अब वो कह रहा है कि इसमें 10,000 शेयर क्या है, जो हमें पूरा पैसा मिल गया, उसमें से जितना नहीं मिला उसे हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। तो 70,000 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्सक्राइब, जो हमने पैसा शेयर इशू किया था बट पूरी तरह से पैसा रिसीव नहीं हुआ, जो नहीं होता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक, और जो नेक्स्ट केस है हमारा, यहां पर क्या लिखा है, व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू। यहां पर कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है नहीं, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, पूरे 15 लाख या 1.5 लाख शेयर इशू किए और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन कंपनी ने 8 ही मंगाया अभी तक, तो हम क्या कहेंगे, 12 लाख रुपए क्या है ये, कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही। इट मींस हम क्या करें, इशू तो कर दिया है पर कॉल्ड अप ही पूरा नहीं है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यहां पर लिखेंगे 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 8 रुपीज कॉल्ड अप, और बाकी कॉल्स इन एरियर्स पर कोई व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो उसे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से हम दिखा देंगे। ठीक, सिंपल सा बात है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये हमने इस तरह प्रेजेंट करेंगे हम, जो भी हमारी कैपिटल होगी। तो कह रहे हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल वो इस प्रकार दिखाए जाएंगे। कह रहा है वेयर द कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, डिटेल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल शोन सेपरेटली। एग्जांपल के तौर पे कंपनी हैज इशूड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझिए। हम नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज में जो आपके मेमोरेंडम आपको ऑथराइज करता है, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख शेयर इशू करता है इक्विटी के और 10,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर के, टोटल कैपिटल आ गई 10 लाख और 10 लाख 20 लाख रुपए। इस तरह हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को दिखा देंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करेंगे और दैट्स इट। दूसरा, जब बात करें इशूड शेयर कैपिटल की, तो इशूड शेयर में कैसे दिखाएंगे, मान लेते तो हमने 1 लाख में से 90,000 शेयर इशू किए, तो हम कहेंगे 90,000 शेयर 10 रुपए का एक है और 9,000 शेयर 100 रुपए का एक है, तो 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आ गई, 18 लाख की कैपिटल आ गई। इसको भी इसी तरह प्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं करेंगे। तीसरी कैपिटल आती है हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी कि सब्सक्राइब्ड है एंड फुली पेड अप है, और सब्सक्राइब्ड है लेकिन फुली पेड नहीं है। मान लेते हैं हमारे 80,000 इक्विटी शेयर से इस 90,000 में से जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, तो 8 लाख हो गया। बट इसी, अब हमने 90,000 शेयर इशू किए थे ना, तो 80,000 ने तो पूरा दे दिया, पर 10,000 में क्या किया, हमने उनसे 10 रुपए मंगाए पूरे, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, उसे हम कॉल्स एंड एरियर्स कह रहे हैं। तो हमें 1 लाख मिला लेकिन 30,000 नहीं मिला, तो टोटल कितना मिला, 70,000 मिला। ठीक, इस तरह से, और यही हमारा जो है बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा, मेन बैलेंस शीट में यही जाएगा। ठीक, आगे 9,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं,
ठीक है, 100 रुपए का एक है तो कितना होना चाहिए था, पर हमने मंगाया कितना अभी तक उनसे, सिर्फ 90 ही मंगाया। जब मंगाया है 90 तो कितना आएगा, 8,10,000, और इसमें से भी कुछ लोगों ने नहीं दिया, कॉल्स एंड एरियर्स 5,000, तो ये हमारा 8,05,000 आ गया। ये हमारा बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा 16,75,000 रुपए। ठीक है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये 9%। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जब लिखे होंगे, जैसे 9% लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट मीन ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का रेट है। क्या है ये, डिविडेंड का रेट है। क्लियर है बात, ठीक। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग हुआ कि हमने जब 10 रुपए का शेयर था, मान लेते हैं हमने 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए, 2 रुपए हमने अलॉटमेंट में मंगाए, फर्स्ट कॉल पर हमने कहा 4 रुपए मंगा लेंगे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हमने कहा 4 रुपए मंगा लेंगे। तो जो ये पैसा अभी तक हम मंगवाने की बात कर रहे हैं, आज हम अगर इसे मंगा रहे हैं, इसे हम नाम दे रहे हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। करेक्ट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, कि जो बचा पैसा था वो मांग रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, अ कंपनी सब्सक्राइब 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each against which company has called 5 per share to be paid by the shareholders, in this case 10 लाख रुपए जो हमें मिलेंगे उसे हम नाम दे रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल का। तो कॉल्ड अप कैपिटल का क्या मीनिंग बोल रहा है, कह रहा है मीन सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, कि भैया आज हमें पैसे की जरूरत है, बाकी पैसा हमें दे दो। अब वो कितना पैसा देते हैं उसे बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पेड अप। ठीक, तो कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, मींस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज पेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, कि जो भी हमने शेयर में पैसा मंगाया था, कॉल्ड अप मंगाया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने जितना पैसा दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, हमने जो पैसा मंगाया उसने नहीं दिया, उसे हम कहते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। क्या बोलते हैं उसे, कॉल्स एंड एरियर। पर कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले पैसे दे देते हैं, उसे हम नाम देते हैं कॉल्स एंड एडवांस। ठीक है, तो इसको सीधा समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल पेड अप, क्या लिखा हुआ है, इस सेक्शन वैसे याद कर लेना, 264 है अगर पॉसिबल है तो। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मींस सच एग्रीगेट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड पेड अप इन शेयर्स इशूड इंक्लूड्स अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप। इसका मतलब सीधा सीधा यह है, इसका मतलब कि हमने कॉल का पैसा मंगाया, मान लेते 5 रुपए की कॉल बची है, 1 लाख शेयर है, हमने 5 लाख रुपए मंगाया, इसे नाम दे रहे हैं हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, अब इसमें से उन्होंने मान लेते हैं पूरे लोगों ने पैसा दे दिया, इसे हम नाम दे रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, हो सकता है इसमें से मान लो 5 लाख में से कुछ लोगों ने नहीं दिया, मान लो 1,000 लोगों ने नहीं दिया। ठीक, 1,000 लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से मान लो 10,000 नहीं दिया, कितना आ गया, 4,90,000। तो इसी को हम नाम दे रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉल्स इन एडवांस का, ये कॉल्स इन एरर्स का। कॉल्स इन एरर का मतलब कुछ लोगों ने, हम इसको डिटेल में समझेगा। कॉल्स इन एरर का मीनिंग ये हुआ कि हमने उनसे पैसा मंगवाया लेकिन उन्होंने नहीं दिया, दे नहीं पाया, उस स्थिति में नहीं थे कि वो पैसा दे पाए, उसे हम कॉल्स इन एरर कहते हैं। एंड कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो सेकंड कॉल का पैसा है, जो आने वाले टाइम का पैसा है, वो आप आज ले लीजिए, उसे हम नाम देते हैं कॉल्स इन एडवांस का। तो कंपनी इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स में रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स नॉट एट मेड, अभी तक जो हमने कॉल मंगाई नहीं उसका पैसा ले सकती है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इट इज क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज अंडर करंट लायबिलिटी। हम कहां दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे हम करंट लायबिलिटी में, और उसको तो हम पता है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, फिर उसने लिखा होगा इसका ट्रीटमेंट कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स इन एरियर्स का क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, calls in arrears means the amount not received by the company against the amount called up towards shares capital. Shares against which calls are in arrears are shown under subscribed but not fully paid up. इसी के अंदर दिखाएंगे subscribed but not fully paid up, यहाँ हम calls in arrears को दिखा देंगे, जो भी अमाउंट नहीं मिला वो हटा के यहाँ पर लिख देंगे। तो calls in arrears, calls in advance का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर हम समराइज करें हमने क्या सीखा, तो हमने कहा हमारी बैलेंस शीट जो होगी, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, नोट्स टू अकाउंट्स हो, चेंज इन इक्विटी हो, इसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाएगा। ठीक है, हमारे नोट्स आ जाएंगे, एडिशनल नोट्स आ जाएंगे, ये हमारा सारा का सारा क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें एक एक करके, तो हमने कहा बैलेंस शीट समझनी है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में आइटम्स क्या है, आइटम्स का नाम पता होना चाहिए, ये बैलेंस शीट में जो आइटम्स दी हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, और इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम इसलिए इसे डिटेल में समझ रहे हैं कि आपको आइटम का मतलब पता हो, आपको चीज़ों का मतलब पता हो कि किस तरह से दिखाया जाएगा। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हम बैलेंस शीट इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं,
यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, नोट्स, नोट नंबर जो भी होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम करंट ईयर का बैलेंस और यहाँ लिखेंगे हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस। दिस इज द प्रेजेंटेशन बेसिकली। यहाँ पर हम लिखेंगे असेट्स नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हमारा मेन प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ये लिखना है कि यहाँ पर काफी क्या होंगे, नॉन करंट असेट्स होंगी और करंट असेट्स होंगी। इसके अंदर भी फिर आइटम्स, इसके अंदर भी आइटम। इस तरह इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड हो गया आपका, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट मनी क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो वो आपको यहाँ लिख देना, अलॉटमेंट का पैसा पेंडिंग है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और उसके बाद करंट लायबिलिटी। ये आपकी मेन हेडिंग होगी, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। इसके अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि हमारा जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में हमने पहली चीज सीखी कि शेयर कैपिटल कैसे होती है, क्या होता है शेयर कैपिटल, हम कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो हमने कहा शेयर कैपिटल के अंदर हमारी कितनी तरह की कैपिटल होगी वो सीखा हमने। एक तो हमने सीखा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, दूसरा हमने सीखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। अगर इनको कंसिडर करें तो कंपनी के पास क्या होता है, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी, देन इशूड शेयर कैपिटल होगी, देन कंपनी के पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगा, उसके बाद कंपनी के पास कॉल्ड अप कैपिटल होगा, कॉल्ड अप कैपिटल होगा, उसके बाद कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा और उसके बाद रिजर्व कैपिटल होगा, ठीक। अगर हम बात करें ऑथराइज शेयर कैपिटल की, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि आप कितना पैसा पब्लिक से ले सकते हैं। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है कि मान लो अगर 1 लाख की अगर अथॉरिटी ली, अगर हमने 80,000 शेयर इशू किए हैं, तो हम करें इसमें से हमने जितने शेयर इशू किए हैं पब्लिक से पैसा मंगवाने के लिए, उसे इशूड शेयर कैपिटल कह रहे हैं। अब इसमें से कितना शेयर खरीदते हैं, कौन, पब्लिक कितना शेयर खरीदती है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके अंदर हमने कहा तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, या फिर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, या फुली सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने 100 लोगों को बुलाया, 100 लोग से ज्यादा आ गए, उसे ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, इशू का 90% कम से कम लोग आने चाहिए। और फुली सब्सक्राइब का मतलब होता है कि हमने 100 लोगों को बुला, पूरी तरह से हमारा इस सब्सक्राइब हो गया है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमने जो इसके अंदर क्या होगा, जब सब्सक्राइब की बात करेंगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि क्या इसके अंदर फुली पेड अप है या इसके अंदर नॉट फुली पेड अप है, नॉट फुली पेड अप है। अब नॉट फुली पेड अप के अंदर भी दो चीजें हैं कि आपने 100% पैसा कॉल्ड कर लिया था या फिर आपने पार्टली कॉल्ड किया, क्या किया, पार्टली पैसा मंगवाया, पूरी तरह से पैसा नहीं मंगाया, ठीक। अब जब इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है तो उसे हम नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर्स का, उसको आपको इसके अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। होगा सब्सक्राइब में एडजस्ट, पर कब पता लगेगा ये, जब कॉल्ड अप का पैसा मंगाएंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल किसे कह रहे हैं कि जो कॉल का पैसा है उसे हम जब मंगाते हैं उसे हम नाम देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का। और जब व्यक्ति पैसा दे देता है उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, कि जो कॉल का पैसा मंगाया उसने कॉल का पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप के टाइम पे आपको पता लगेगा दो चीजें, एक तो कॉल्स इन एरियर्स और दूसरा लगेगा कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एरियर्स है वो आप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो होगा उसमें से माइनस कर दोगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस आप करंट लायबिलिटी में दिखा दोगे। कहां दिखा दोगे, करंट लायबिलिटी में। बात करें रिजर्व कैपिटल का, रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं, रिजर्व कैपिटल का मीनिंग हुआ कि जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसे की जरूरत होगी, जो पैसा अभी तक उन्होंने नहीं मंगाया है, उसे नाम दे रहे हैं हम रिजर्व कैपिटल का। तो ये आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट सीखा, बट आप बैलेंस शीट में कौन सा पार्ट दिखाओगे, ओनली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे इसे कि ये हमारी बैलेंस शीट है, मान लेते हैं ये बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। ये आपके इस तरह से आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है, यहाँ पर आपने लिखा पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर लिखा आपने नोट्स, यहाँ पर लिखा आपने क्या, प्रीवियस करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर, यहाँ पर लिखोगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ठीक है, जो भी रुपीज इन लैक्स एंड ऑल दैट। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा असेट्स, दूसरा लिखा आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में भी सबसे पहले लिखा आपने शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो नोट नंबर 1, क्या लिखोगे, नोट नंबर 1, ठीक। अब इस नोट नंबर 1 को आप नीचे रिप्रेजेंट करोगे कि नोट नंबर 1 आपको क्या दिखा रहा है। तो नोट नंबर 1 में आप दिखाओगे सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, जैसे मान लो 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 लाख हो गया। उसके बाद दिखाओगे इशूड शेयर कैपिटल, मान लो उसमें आपने 80,000 शेयर इशू किए, 80,000 इंटू में 10, 8 लाख रुपए, ठीक। ये क्लोज करते रहना साथ, ठीक है, इस तरह। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब मान लो 70,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, सब्सक्राइब इंटू में 10, ठीक है, ये हो गया आपका 7 लाख रुपए। अब इसमें हो सकता है कि कुछ कॉल्स एंड एरियर्स हो, तो आप देख लेना कॉल्स एंड एरियर, कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, मान लो 10,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो 6,90,000 आ गया, ठीक। उसके बाद आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे अगर कॉल्ड अप कैपिटल होगी तो कॉल्ड अप कैपिटल दिखाओगे, जो भी अमाउंट आएगा, मान लो आपने क्या कुछ पैसा रह गया था आपका, तो आपने क्या किया,
जैसे मान लो पूरे 80,000 इश्यू के थे, 70,000 पे पूरा पैसा आ गया। कॉल्ड अप कैपिटल मान लो आपने फिर फ्यूचर में 10 की जगह यहाँ पर मान लो 8 ही मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से कंसिडर कर लेना। 2 रुपए रहेगा तो आपने क्या किया, 70,000 शेयर्स पे 2 रुपए और मंगाए, इसे हम कह रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसमें से जितने लोगों ने पैसा दिया उसे हम क्या नाम, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पर जनरली मेजरली आपको क्वेश्चन में यहीं तक सारी चीजें खत्म होती हुई दिखेंगी। और ये जो बैलेंस आएगा आपको यहां लिख देना है। क्लियर बात? इसको हम नाम दे रहे हैं, कैसे हम यानी शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, और साथ में हमने ये सीखा कि कैसे हम बैलेंस शीट बनाते समय शेयर कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर बात? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा उसके बाद रिजर्व सरप्लस किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, या रिजर्व सरप्लस की बात करें, अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें, करंट लायबिलिटी की बात करें, या असेट्स की बात करें, उसमें नॉन करंट असेट्स की बात करें, करंट असेट्स की बात करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको इस चैप्टर में पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से आइटम कहां जाने वाली है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसका पर्पज क्या है, इसको समझने का पर्पज क्या है, कंपनी अकाउंट्स हम इससे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है आपको जानना है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, तब जाके आप इशू ऑफ शेयर, अब हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर में, वहां लिखा होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, वहां लिखा होगा इशूड शेयर कैपिटल, वहां लिखा होगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो आप इजीली समझ पाओगे, आपको बहुत आसानी होगी समझने में, क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हो। ठीक, बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहे हो, हमारे एफर्ट्स आपको लग रहे हो कि हम एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो आपको कुछ फायदा दे रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस चीज का फायदा उठा सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू आइडिया, विद न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अंदर समझेंगे हम आगे के बाकी जो पार्ट्स होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।